नमस्कार। आजकल मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स पीजी में कौन सी ब्रांच ली जाए या कौन सी ब्रांच के क्या फ़ायदे हैं क्या नहीं है, ये सब बता रहे हैं। तो देखो, मैं अपने 30 इयर्स के जनरल प्रैक्टिशनर के करियर को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा मैं भी अपना योगदान आपको दे दूं और अपने जो मेरे विचार हैं पर्सनल, वो आप तक शेयर कर दूं, क्योंकि इससे कुछ स्टूडेंट्स का डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और जो भी मैं आपको इस वीडियो में बोलूँगा वो मेरे अपने एक्सपीरियंस के आधार पे है। तो उसके पीछे कोई साइंटिफिक स्टडी या कोई मैंने कहीं से डाटा इकट्ठा किया ऐसा नहीं है, लेकिन जो मैंने 30 सालों में ऑब्जर्व किया वही आपको बताऊँ। तो चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं रेडियोलॉजी से। देखिए, रेडियोलॉजी जैसे टॉप पे चलती है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी ब्रांच है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हर एक जो भी रेडियोलॉजी में किया है वो अच्छे से एस्टैब्लिश्ड है, काफ़ी खाली टाइम भी उनको मिल जाता है, कोई इमरजेंसी नहीं होती। तो इसके बारे में बिल्कुल एकदम ये ऐसी ब्रांच है जिसको, अगर आपको उस तरह का इंटरेस्ट नहीं है जिसमें आप पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, आपको एक राउंड्स लेने हैं, आपको पेशेंट्स को देखना है, उनको ट्रीट करने का, अगर उस तरह का आपका पैशन नहीं है तो ये एक्सेलेंट ब्रांच है। खूब टाइम मिलेगा, पैसा भी बहुत है, और पेशेंट्स को वैसे इंटरेक्शन या वैसे कोई क्रेडिबिलिटी अभी तक अपने सोसाइटी में रेडियोलॉजिस्ट को नहीं देते। चाहे वो रिपोर्टिंग कितनी अच्छी है, डॉक्टर्स देते हैं, बट पेशेंट्स के लेवल पे इस चीज़ का उन्हें कोई ज़्यादा पता नहीं चलता। हाँ, अल्ट्रासाउंड अगर अच्छा कर लें या एमआरआई और पैट स्कैन वगैरह में रिपोर्टिंग, आजकल एआई का आपको सहयोग मिलेगा ही। तो कुल मिला के बहुत बढ़िया ब्रांच है। अब सेकंड नंबर पे आते हैं स्किन। स्किन के देखो, दो तरह के स्किन के डॉक्टर्स हैं, दो तरह से हैं। एक वो जो एक तरह की स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस करते हैं स्किन की, वो अच्छा अर्न करते हैं, अच्छे उनकी प्रैक्टिस रहती है, और इसमें भी कोई इमरजेंसी नहीं है, पेशेंट्स का इंटरेक्शंस रहता है। लेकिन इसमें लिमिटेशन है कि ज़्यादातर बीमारियां जो हैं उनको सभी डॉक्टर्स लगभग एक ही तरह से ट्रीट कर पाते हैं। मतलब कहने का ये है कि जनरल प्रैक्टिशनर भी वही दवाइयाँ दे रहा होता है जो एक स्किन का स्पेशलिस्ट दे रहा होता है। तो थोड़ी सी ये इसकी डिसएडवांटेज मुझे को लगती है, लेकिन तब भी ओवरऑल ये बहुत बढ़िया ब्रांच है। और अगर आप इमरजेंसीज वगैरह नहीं अटेंड करना चाहते और अच्छा अर्न करना चाहते हो तो ये अच्छी ब्रांच है। और अगर आप में बिजनेस सेंस है और आपके पास पैसा है बहुत लगाने को, और आप जो कॉस्मेटिक्स वाला जो ऑप्शन स्किन वालों को अवेलेबल है, अगर उसमें आप जा सकते हैं और लेज़र वेज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस तरह का सेटअप कर सकते हैं, देन देर इज़ नो मैच फॉर इट। फिर तो ये एक अलग ही लेवल के। तो इसमें दो दो तरह के लोग आपको मिलेंगे। एक वो जो मेनली कॉस्मेटिक सर्जरी जो स्किन से रिलेटेड है उसको करते हैं, लेज़र, हेयर रिमूवल, हेयर ट्रांसप्लांटेशन, इस तरह की चीज़ें, वो एक अलग लेवल पे काम करते हैं। और एक जो स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस है वो करते हैं। दोनों अच्छा है, लेकिन एक बहुत अच्छा है, एक अच्छा है। फिर आते हैं मेडिसिन पे। देखो, जो हम एक नॉर्मल किसी स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस का जब दिमाग में डॉक्टर के लिए रखते हैं तो वो एमडी मेडिसिन ही ध्यान में आता है, क्योंकि वो लगभग आपकी हर एक बीमारी के बारे में आपको बता सकता है, पेशेंट के साथ इंटरेक्शन मैक्सिमम होता है, आपको अच्छे से गाइड कर सकता है। तो जो जनरल एक परसेप्शन है एमडी डॉक्टर के बारे में, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर के बारे में, वो एमडी मेडिसिन ही लोग उसको एक तरह से इमेजिन करते हैं। तो ये बहुत बढ़िया ब्रांच है। सिर्फ इसमें मेरा पर्सनल सजेशन एक ही रहेगा कि एक चीज़ ज़रूर ऐसी लर्न कर लें जो आपको अच्छे से आती हो, जो एक प्रोसीजर आप कर सकें अपनी मेडिकल प्रैक्टिस के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल,
आप इको करना सीख सकते हैं, या कोई भी एक ऐसा प्रोसीजर ज़रूर आपको सीख लेना चाहिए जो आप पेशेंट का कर सकें। इससे आपकी अर्निंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और फिर आते हैं हम नेक्स्ट ब्रांच जो पीडियाट्रिक्स है। पीडियाट्रिक्स इज़ एन एक्सेलेंट ब्रांच। इसमें भी कई स्पेक्ट्रम है। एक स्पेशलाइज्ड पीडियाट्रिक प्रैक्टिस बहुत बढ़िया है। आमतौर पे जो पीडियाट्रिक प्रैक्टिस है, मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है और बहुत पीडियाट्रिक पेशेंट्स मेरे पास आते रहते हैं और शुरू से आ रहे हैं। पीडियाट्रिक्स में मेरे को अच्छा लोग मानते हैं कि मैं अच्छा ट्रीट कर लेता हूँ। देखो, सबसे अच्छी बात यह है, पीडियाट्रिक केसेस में ज़्यादातर कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती, और इसमें सिर्फ आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आमतौर पे कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती, लेकिन जब आती हैं तो वो फिर टैकल करने के लिए थोड़ा तुम्हारा अलग तरह का मेंटल मेकअप चाहिए। और इसमें मेंटल मेकअप तुम्हें इसलिए भी एक अलग तरह से चाहिए कि बच्चा परेशान होता है, उसने तो बताना नहीं है, और उसको आप असेस कर लेते हो उसके वाइटल्स वगैरह देखकर या जो भी आपने पढ़ा है। मगर पेरेंट्स की एंजाइटी को टैकल करना ये थोड़ा चैलेंजिंग काम। और आमतौर पे मैंने देखा है कि ये वो पीडियाट्रिशियन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं जो पेशेंट ट्रीट करने के साथ साथ पेरेंट्स की एंजाइटी को ट्रीट करना या उसको हैंडल करना सीख लेते हैं। तो पेरेंट्स की एंजाइटी को अगर आप नहीं झेल सकते, क्योंकि वो एट टाइम्स इतना इजी नहीं रहता है, तो आप पीडियाट्रिक्स में नहीं जाइए। और इसमें जैसे मैंने बताया, स्पेक्ट्रम एक स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस से लेके नियोनेटल आईसीयू तक लोग रन करते हैं। बहुत चैलेंजिंग, बहुत डिमांडिंग फील्ड है, बहुत बढ़िया फील्ड है। और सबसे ब्यूटी जो इसकी है कि जो बच्चे हैं उनसे इंटरेक्ट करके तुम्हें एक अलग तरह का आनंद मिलता है। वो कोई भी जनरल प्रैक्टिशनर या जो पीडियाट्रिशियन है वो इस चीज़ को जो मैं बोल रहा हूँ महसूस कर सकते हैं। ख़ास तौर से 3 साल से लेके और जो 10 साल तक के बच्चे हैं उनसे इंटरेक्ट करने का एक अलग ही आनंद, एक अलग ही लेवल पे चलता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्स गायनी। तो ये फीमेल्स के लिए, इसमें मेरे को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अपने काम को अच्छे से करेगा उसका बढ़िया ही रहने वाला है। तो और फीमेल्स के लिए ये एक्सेलेंट ब्रांच है, तो बिल्कुल आप इसमें जा सकते हैं। बस वही है, टाइमिंग, एमरजेंसीज वो सब है, लेकिन अगर आप अच्छा कर पाएंगे तो बहुत नाम भी होगा, बहुत पैसा भी होगा, बहुत अच्छा करेंगे। नेक्स्ट ब्रांच पे आते हैं, ऑर्थोपेडिक्स। एक्सेलेंट ब्रांच है। इसमें भी आप स्काई इज़ द लिमिट। आप एक नॉर्मल स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस से लेके आप नी रिप्लेसमेंट, और मैंने ऐसे ऑर्थोपेडिशियन भी देखे हैं जो इवन स्पाइन की सर्जरी बहुत बढ़िया कर रहे हैं और पूरी तरह से न्यूरो सर्जन्स को टक्कर देते हैं। तो आप किस लेवल तक इसमें जाना चाहते हैं, कहाँ क्या करना चाहते हैं, वो आपके पैशन पे निर्भर करेगा। डिसएडवांटेज सिर्फ एक है कि आपको हमेशा ओटी की ज़रूरत रहेगी, एक ऐसे सेटअप की ज़रूरत रहेगी जहाँ आपको काम करना है। और शुरुआत में जो लोगों का परसेप्शन है वो बढ़िया से बढ़िया सेंटर में और बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं। ये अब जो आज नामी डॉक्टर हैं वो कभी तो उन्होंने भी शुरू किया होगा, लेकिन इस बात को ध्यान नहीं रखते हैं लोग। इस बात को ज़रूर अपने ध्यान में रखना। स्ट्रगल थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एक बार आप जम गए देन यू आर वेरी सेफ एंड यू विल एंजॉय योर लाइफ। सेम गोज़ फॉर द सर्जरी, बिल्कुल वही है। सर्जरी आमतौर पे लोग करवाना नहीं चाहते, एमरजेंसीज में ही इसके लिए रेडी होते हैं, या बार बार कन्विंस करने पे वो लोग सर्जरी के लिए तैयार होते हैं। इसमें भी वही है, आजकल मेडिकल इंश्योरेंस का टाइम है तो लोग अच्छे से अच्छे सर्जन और अच्छे से अच्छे सेंटर के पास जाना चाहते हैं। तो इसमें भी आपको पैर जमाने में समय ज़रूर लगेगा। अगर ऑलरेडी आपकी कोई फैमिली बिजनेस है या कुछ है तब तो एक्सेलेंट ब्रांच है ही।
अगर आप में पैशन है तो ये बात भी पक्की है कि जो अच्छे ऑर्थोपेडिशियन या अच्छे सर्जन होते हैं वो बहुत जल्दी अपनी पहचान बना लेते हैं और वो जल्दी से एस्टैब्लिश्ड सर्जन्स की रेंज में आ जाते हैं और फिर वो बहुत अच्छा करते हैं हर तरह से। इसके बाद जो ब्रांचेज हैं ईएनटी आई, ये बहुत अच्छी ब्रांचेज हैं। ईएनटी आजकल जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ वो ये है कि अगर किसी के कान में भी दर्द होता है तो वो जीपी के पास आने के बजाय सीधा ईएनटी डॉक्टर के पास ही जाना चाहता है। और इसी तरह से अगर आप आई सर्जन है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, तो इसमें भी आँख की कोई भी दिक्कत होगी तो यूजुअली लोग सीधे आँख के डॉक्टर के पास ही जाना प्रेफर करते हैं। तो आई और ईएनटी ये दो ब्रांचेज ऐसी हैं, अगर आपका पैशन है, आपका इंटरेस्ट है, तो एक्सेलेंट ब्रांचेज हैं। और इसमें हर तरह से आपको सर्जरी का भी आनंद मिलता है, आपको ओपीडी का भी आनंद मिलता है और आप अच्छा नाम भी कमाते हो, अच्छे पैसे भी कमाते हो। और मैंने अभी तक किसी ईएनटी और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को ऐसा नहीं देखा है कि वो अपने प्रोफेशन से निराश हो, ऐसा कभी मैंने देखा नहीं है। और बस बात वही है कि अगर आपका वो पैशन है और आप उसको करना चाहते हो मन से, तो दीज आर ऑल्सो वेरी गुड ब्रांचेस। अब बात करते हैं सेक्रेटरी की। देखो सेक्रेटरी किस तरह की ब्रांच है, इसमें भी अगर आप काउंसलिंग अच्छी कर लेते हैं और आप में पेशेंस है और एमरजेंसीज नहीं चाहते तो ये एक अच्छी ब्रांच है। लेकिन अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंपैरिजन में अपनी कंट्री में देखें तो इधर सेक्रेटरी कोई उस तरह का मेरे को नहीं इसमें लगा। कोई भी साइकेट्रिस्ट, जैसे मैं आज की डेट में देखूं तो 2-3 साइकेट्रिस्ट हैं जिनके पास मैं पेशेंट्स भेजता हूं, और वो भी तभी भेजने पड़ते हैं जब उनकी हालत बहुत ही ख़राब होती है। काउंसलिंग वाउंसलिंग का ज़्यादा फंडा अभी है नहीं इधर। और ये ब्रांच ऐसी है जो अगर आपको बहुत ही इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हैं, लेकिन इसके बारे में ज़रा सोच लेना, इधर लोगों का एटीट्यूड थोड़ा सा डिफरेंट है। दवाइयाँ नहीं खाना चाहते लंबे टाइम तक, डॉक्टर की बातें नहीं समझते हैं और उसको एक अलग ही रंग, साइकेट्रिक प्रॉब्लम को अलग ही रंग देने के भी बहुत चक्कर में रहते हैं। इसके अलावा कोई प्रोसीजर वगैरह करने को ज़्यादा होता नहीं है और फीस की लिमिटेशन है, आप मैक्सिमम कितनी ही फीस करोगे इसमें। तो ये मेरे हिसाब से इसकी लिमिटेशन है। और फीस ज़्यादा होती है तो पेशेंट नहीं जाते। अगर काउंसलिंग के आप सेशंस महंगे रखते हो वो भी एक प्रॉब्लम की बात है। और आपके काउंसलिंग स्किल्स कैसे हैं, और हर तरह के डिफ़िकल्ट पेशेंट्स भी आपके पास आते हैं। बाकी इसमें कुछ लोगों ने आजकल डिटॉक्स सेंटर्स, नशा मुक्ति वगैरह शुरू किए हैं जो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो वो फिर डिपेंड करेगा आपका अपना किस तरह का रवैया है काम करने का। तो ये जो मेन ब्रांचेज हैं शायद मैंने सब कवर किए हैं। इसके अलावा अगर कोई ब्रांच रह गई है तो मैं उसके बारे में बाद में बता दूंगा, या कोई आप स्पेसिफिकली पूछना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि अगर आप पीजी किसी भी चीज़ में कर रहे हो, किसी में भी, अगर आप में पैशन है काम करने का और लोगों के काम आने का आप में जज्बा है और जल्दी से डिसहार्टन नहीं होते हो, थोड़ा दूरदर्शिता है, तो आप अच्छा ही करोगे। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें सैचुरेशन है, इस ब्रांच में सैचुरेशन है, इसमें सैचुरेशन है। मैं आपको बता दूं किसी ब्रांच में सैचुरेशन नहीं है। अच्छे डॉक्टर्स की आज भी बहुत कमी है। ऐसे डॉक्टर्स जो मरीजों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें, उनकी भावनाओं को समझ सकें, उनकी पॉकेट को समझ सकें, ऐसे डॉक्टर्स की हमेशा कमी रहेगी। और ऐसे डॉक्टर्स के लिए बहुत स्कोप है। आप कितना अर्न करना चाहते हो, कितना आप लोगों के काम आना चाहते हो, कितनी मेहनत करना चाहते हो, बहुत सारे फैक्टर हैं जो इसमें काउंट होंगे। और ये आप अपने चारों तरफ निगाह दौड़ाएंगे, आपको समझ में आ जाएगी बात। आप इसके अलावा जो मेरा एक सजेशन रहेगा वो ये है कि जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है,
अगर आपकी कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है तो आपको काम कहाँ करना है, थोड़ा इस बारे में सोचना शुरू कर दें। आपको क्लिनिक की जगह कहाँ आप ले सकते हो, कहाँ कर सकते हो, इसके बारे में ज़रा सोचना शुरू कर दो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जगह ही लेके बैठ जाओ, बट थोड़ा ओरिएंटेशन रखोगे तो इजी रहेगा। वहाँ पे कितना रेंटल चल रहा है, और ख़रीदने की तो ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बिल्कुल ये इन्वेस्टमेंट भी आप शुरू में कर लो। तो जब तक आपकी पीजी कवर होएगी तब तक आप उसमें भी अर्न कर चुके हो। तो ऐसा लोग करते हैं। और लोगों को तो मैंने ऐसा भी देखा है, इतने बिजनेस माइंडेड होते हैं कि जहाँ पे मान लीजिए अपने घर से अलग किसी स्टेट में एडमिशन होता है तो उनके पेरेंट्स वहाँ पे उनको फ्लैट लेके दे देते हैं कि जब तक इसकी पीजी होएगी तब तक उस फ्लैट का भी रेट बढ़ जाएगा। तो ये प्राइवेट कॉलेजेस वाले अक्सर ऐसा करते हैं, और जस्ट आपको साथ शेयर किया कि ये किस तरह से अपना फील्ड काम करता है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये मेरी जो वीडियो है कुछ आपका मार्गदर्शन ज़रूर करेगी। और बॉटम लाइन, अगर पैशन है, कुछ करने का जज्बा है, आप मेहनत कर सकते हो, तो इस फील्ड में निराशा कभी नहीं होगी, बशर्ते आपके एम्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं हो। दूसरा, जो भी आप अर्न करो उसको इन्वेस्ट करना सीखो। टोटली पेशेंट्स पे डिपेंडेंट रहोगे तो उतना नहीं अर्न कर पाओगे जितना आप सोचते हो। तो ये मैं बार बार बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ, पढ़ाई करो मगर इन्वेस्टमेंट करना भी सीखो। अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस से अर्न किया हुआ पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करना है, कैसे मनी ग्रो करती है, इसमें भी इंटरेस्ट लेना शुरू करो। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट। और अपने कमेंट्स लिख के ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।